नमस्ते दोस्तों। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए 10 मिनट कॉन्सेप्ट लेकर। आज 10 मिनट कॉन्सेप्ट में हम लोग छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख आंदोलन हैं और उसके नेतृत्व करता है उसके उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग आंदोलन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे 10 ही मिनट में, और उनके नेतृत्व करता है उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और संभावित क्वेश्चन हम लोग 10 मिनट में देखेंगे। देखिए, आपको मैं पहले से थोड़ी सी बैक स्टोरी बताता हूँ। हम लोग अभी चल रहा है हम लोग का सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है हम लोग का। सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हो रहा है कि आपको मैं बताता हूं कि आप हमारे जो भारत में अंग्रेज आए थे, तो अंग्रेज अगर आप मोटा मोटी देखिएगा तो 1858 से 1947 तक इन लोग राज किए हैं, ठीक है। तो आप अराउंड देखेंगे तो अराउंड 100 साल इन लोग भारत में राज किए हैं। अब इस 100 साल में सिर्फ 20,000 अंग्रेज ही आए थे। यह 20,000 अंग्रेज 300 मिलियन भारतीयों पर राज किए थे। ये जो 20,000 अंग्रेज है, सोचिए 20,000 अंग्रेज, हम लोग का इतना सारा पॉपुलेशन है, ये 300 मिलियन भारतीयों पर राज किए थे। तो ये पॉसिबल ही कैसे हुआ था? यह पॉसिबल ऐसे हुआ था कि ये जो हमारे भारतीय ही इन अंग्रेजों का मदद करते थे। कुछ जो भारतीय थे वो अंग्रेजों का मदद करते थे, वह अंग्रेजों के से वफादार थे, ठीक है। कुछ सैनिक बन गए थे हम, और भारतीय ही भारतीयों से लड़ाई कर रहे थे। तो उनको जवाब देने के लिए एक छत्तीसगढ़ के बहुत ही बेहतरीन नेता आए थे। वो कौन थे? राम नारायण मिश्रा हर्षुल। अब हम लोग देखते हैं पत्र बम योजना। पत्र बम योजना क्या चल रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है, 1932 का बात है, ये हो रहा है पत्र बम। पहले तो आप ये याद रखिए कि पत्र बम के नेतृत्वकर्ता कौन है। तो कौन है भैया? राम नारायण मिश्रा हर्षुल। ये पत्र है, देखिए पत्र बम अभी हम लोग समझते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राम नारायण मिश्रा हर्षुल ने पत्र बम के द्वारा सांकेतिक प्रहार कर की और क्रांतिकारी योजना प्रस्तुत की थी। कैसे की थी मैं आपको समझाता हूं। देखिए, बहुत सारे जो व्यापारी थे, बहुत सारे व्यापारी थे, वह क्या करते थे? वह राष्ट्रहित के विरोधी थे और अंग्रेजों के वफादार थे। बहुत सारे ऐसे व्यापारी थे जो राष्ट्रहित के विरोधी थे। उन लोगों को बस पैसे से मतलब था, अंग्रेज उनको पैसा देते, पावर देते, और वो किसके थे? आपके एकदम अंग्रेजों के वफादार थे। तो इन्हीं सबको जवाब देने के लिए आप जो राम नारायण मिश्रा हर्षुल थे, वह क्या करते थे? वह व्यापारी के घर में क्या भेजते थे? वह पत्र भेजते थे, है ना, जो अंग्रेज के प्रति वफादार थे। उस पत्र में क्या होता था? फॉस्फोरस होता था। फॉस्फोरस और सोडियम ये बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट रहते हैं। फॉस्फोरस ऐसा रहता है कि जैसे अगर वो हवा के कांटेक्ट में आता है, जैसे हवा के कांटेक्ट में, तुरंत उसमें लग जाता है आग। ये भी याद रखिएगा, ये भी आपका पीवाई क्यू क्वेश्चन है, साइंस का पीवाई क्यू क्वेश्चन है कि फॉस्फोरस और सोडियम बहुत रिएक्टिव एलिमेंट रहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है भैया? फॉस्फोरस का टुकड़ा रहता था। जैसे वह पत्र खोलते थे, फॉस्फोरस का टुकड़ा आता था सामने, उसमें लग जाता था आग। और क्या है आपका जो आग है, ये पत्र किससे बना? कागज किससे बना रहता है? कार्बन। कार्बन जलता था तो हो जाता था पूरा काला काला, और उनका फेस भी हो जाता था पूरा काला। तो जैसे वह पत्र बम खोलते थे, उनका फेस हो गया काला। तो क्या होता था उस पत्र में? क्या लिखा था कि जैसे वो पत्र खोलते थे वह फट जाता था और उनका मुंह हो जाता था काला, ठीक है। जैसे, और उस पत्र में क्या लिखा रहता था? जैसे आपका मुंह काला हुआ है वैसे ही आपके कर्म काले हैं। तो ये इससे क्या एक सांकेतिक प्रहार कर रहे हैं ऐसे लोगों के ऊपर जो अंग्रेजों का मदद करते थे, ठीक है। इससे क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं? क्वेश्चंस इससे ये आ सकते हैं कि पहला क्वेश्चंस कि पत्र बम का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो कौन था? राम नारायण मिश्रा हर्षुल। सेकंड क्या क्वेश्चन आ सकता है कि ये कब चल रहा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय चल रहा था। आगे हम लोग देखते हैं पत्र बम घटना के शक पर 31 जुलाई 1932 को राम नारायण मिश्रा हर्षुल को क्या हो जाती है? गिरफ्तारी हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 8 डिक्टेटर थे। क्या थे? 8 डिक्टेटर अपॉइंट हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, 8 डिक्टेटर। तो वो 8 डिक्टेटर में एक डिक्टेटर कौन थे? राम नारायण मिश्रा हर्षुल। लेकिन हम लोग उस 8 डिक्टेटर को भी देख लेते हैं। देखिए, जो पहले डिक्टेटर थे, ये डिक्टेटर का नाम आता है, एग्जाम में आ चुका है, तो आपको ये डिक्टेटर का नाम कंठस्थ याद होना चाहिए, ठीक है। जो पहले डिक्टेटर थे वह कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। सेकंड कौन थे भैया? सेकंड थे शंकर राव गनौद वाले। थर्ड कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा। फोर्थ कौन थी? डॉक्टर राधाबाई। ये अकेली महिला डिक्टेटर थी, ये भी याद होना चाहिए आपको, ठीक है। फिफ्थ कौन थे? माधव प्रसाद परगनिया। छठवें कौन थे? राम नारायण मिश्रा हर्षुल। सातवें कौन थे? ब्रह्मदेव दुबे। और आठवें थे लक्ष्मी प्रसाद तिवारी।
अगर आप छत्तीसगढ़ का मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे तो सारे जो आपके लीडर्स के नाम है, 90% लीडर के नाम का भगवान का नाम है। देखिए जैसे लक्ष्मी है, ब्रह्मदेव है, राम है, माधव है, ठीक है, रवि है, तो सारे भगवान के ही नाम है इनके। तो आपको अगर आप छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं तो आपका हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपका एक और बेनिफिट हो जाता है, आप भगवान का नाम हमेशा लेते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं रायपुर डायनामाइट केस। रायपुर डायनामाइट केस अब चल रहा है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। अब क्विट इंडिया मूवमेंट में एक होता है मलखानपुर इंसिडेंट्स। मलखानपुर इंसिडेंट्स में क्या होता है, ये 8 अगस्त को होता है 1942 को। सारे जो बड़े बड़े नेता है, रविशंकर शुक्ल है ना, आपका नारायण राव मेघावाले है, ये सब जो नेता है, महंत लक्ष्मी नारायण दास है, ये सब नेता कहाँ से आ रहे हैं, बॉम्बे से सेशन अटेंड करके वापस आ रहे हैं। और अंग्रेज लोग मलखानपुर में इनका कर देते हैं अरेस्ट और इनको डाल देते हैं रायपुर के जेल में कि भैया उनको अंग्रेजों को पहले पता चल जाता है कि क्या क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि एक बहुत ही बेहतरीन लीडर रहते हैं बिलख नारायण अग्रवाल। उनको एक आइडिया आता है कि भाई क्यों ना मैं जेल के, जो कि सारे लीडर जेल में हैं, तो क्यों ना मैं जेल की दीवार ही तोड़ दूं। जेल की दीवार को तड़ाक से बम से तोड़ूंगा, डायनामाइट से, और सारे लीडर को मैं बाहर निकाल लूंगा। तो वो आइडिया तो बढ़िया था, मजेदार आइडिया था। तो वह डायनामाइट मंगाते हैं। रायपुर डायनामाइट केस में वह क्या मंगाते हैं, अक्टूबर 1942 की बात है, वह डायनामाइट मंगाते हैं। तो प्रश्न आएगा कि डायनामाइट मंगाए कहां से थे, तो डायनामाइट मंगाए थे वह जबलपुर में। ठीक है, इसका अगर पूछो कि क्यों चालू हुआ था, आपका क्यों हुआ था, कारण क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार क्रांतिकारी को रिहा करने के लिए बम से, डायनामाइट से फोड़ेंगे और जेल का दीवार टूटेगा और सब रिहा हो जाएंगे। तो इसमें इस टॉपिक से क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं आपके कि पहले तो आपको ये 5 लीडर का नाम याद होना चाहिए। सबसे मुश्किल आप छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में देखिएगा, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारे नए नए लीडर्स हैं और उनके खासकर 1942 के बाद ना सब यंग लीडर आ गए, क्योंकि जो मेन लीडर थे सारे जेल में चले गए, तो उनका नाम याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप ट्रिक से याद कीजिए। जैसे अब देखिए आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। देखिए रायपुर डायनामाइट केस है, एक है बिलख नारायण अग्रवाल, दूसरा कौन है, ईश्वरी चंद्र शुक्ल, तीसरा कौन है, नागर दास धावरिया, चौथा कौन है, नारायण दास राठौर, और पांचवे कौन है, जय नारायण पांडे। देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं। नगर में क्या फूटा, डायनामाइट फूटा, नगर में फूटा डायनामाइट, और जब डायनामाइट फूटा नगर में तो लोग मरे, और मर के कहा, ईश्वर के पास चले गए। और वो ईश्वर कौन है, ईश्वर कौन है, नारायण है। नगर में फूटा डायनामाइट, तो नगर से नागरदास धावरिया, नगर में फूटा डायनामाइट, तो डायनामाइट केस है ना। लोग पहले तो रोने लगे, बिलक बिलक के रोने लगे, बिलक बिलक के रोने लगे, क्योंकि क्या होगा कि लोग मरे हैं, तो लोग बिलक बिलक के रोने लगे। तो बिलख नारायण अग्रवाल क्यों बिलक बिलक के रोने लगे, क्योंकि लोग जो मरे वो चले गए ईश्वर के पास, तो ईश्वरी चंद्र शुक्ल। और वो जो ईश्वर है, कौन है ईश्वर, वो ईश्वर है नारायण दास राठौर और जय नारायण पांडे। नगर में डायनामाइट फूटा, लोग बिलक बिलक के रोने लगे क्योंकि लोग मरे, और वो मरे तो चले गए ईश्वर के पास, और ईश्वर कौन है, नारायण, है ना। तो इसे आपका 5 का आ गया। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। अब क्या हुआ कि इन लोग का आइडिया तो बढ़िया था डायनामाइट लेके, लेकिन डायनामाइट निकल गया फुस्सी। वो क्या हुआ, वो आवाज तो, वो धमाके से आवाज तो आई, लेकिन क्या हुआ, आपका मेन जो दीवार था वह टूटा ही नहीं। ठीक है, तो धमाके की आवाज से पुलिस को संकेत मिला कि कुछ न कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं। ठीक है, इसलिए रायपुर के आसपास के क्षेत्रों पर शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया गया। अच्छा, ये जो डायनामाइट केस है, इसमें कहते हैं कि ये जो नेताओं के बारे में जानकारी कौन दी कि यहाँ पे बम लोग फोड़े, यहाँ फोड़े हैं, तो कौन है भैया वो सूचना करता, अविनाश संग्राम सूचना करता है। चलिए, ये था हमारा रायपुर डायनामाइट केस। अब एक और केस आता है, रायपुर षड्यंत्र केस। ये होता है जुलाई 1942, ये भी अभी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हो रहा है। अब क्या होता है, उनके पहले हम लोग प्रमुख नेता को याद करते हैं। जो प्रमुख नेता है वह कौन है, परसराम सोनी, इनको कहते हैं भगत सिंह, छत्तीसगढ़ के भगत सिंह भी कहा जाता है, परसराम सोनी। अब ये सोचे कि भैया अंग्रेज लोग तो ऐसे मान नहीं रहे हैं, मैं बनाऊंगा बम, गोला बारूद बनाऊंगा। तो परसराम सोनी क्या क्या बनाने की कोशिश करते हैं, परसराम सोनी और उनके साथी लोग क्या क्या बनाने की कोशिश करते हैं, रिवॉल्वर बनाने की कोशिश करते हैं, नेपम बम बनाने की कोशिश करते हैं, बुलेट की गोलियां बनाने की कोशिश करते हैं, धुआं फैलाने वाले बम बनाने की कोशिश करते हैं, टाइम बम बनाने की कोशिश करते हैं, क्लोरोफॉर्म बम बनाने की कोशिश करते हैं। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है।
ये क्वेश्चन आया हुआ कि क्या क्या किस किस क्या क्या बना रहे थे आपका परशुराम सोनी। तो पहले आपको याद होना चाहिए कि रायपुर षड्यंत्र केस है, ठीक है। प्रमुख नेता कौन है? परशुराम सोनी, जिनको हम लोग कहते हैं भगत सिंह के, अरे छत्तीसगढ़ के भगत सिंह, उल्टा बोला था मैं, भगत सिंह के छत्तीसगढ़, ठीक है। और ये सब आप वो बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब ये जो बम बनाने का प्रशिक्षण कौन देता है? तो बम बनाने का प्रशिक्षण देते हैं आपका गिरीलाल लोहार। अब देखिए और बहुत सारे नेता हैं, उस नेता के आपको नाम याद करना जरूरी है, पूछ देता है कोई। जैसे परशुराम सोनी पूछेगा तो क्वेश्चन हो जाएगा आसान, लेकिन अगर उसको क्वेश्चन कठिन करना है तो और नेता थे। देखिए समर सिंह और गोवर्धन राम ने जेब खर्च के पैसे निकालकर परशुराम सोनी को दिए, क्योंकि उनको बम बनाने के लिए भैया पैसा चाहिए रहता है। और अमृत अवस्थी और हीरालाल ने भी परशुराम सोनी की मदद की। तो ये सब नेता भी बोल सकते हैं कि कौन कौन से और नेता इन्वॉल्व थे, ठीक है। आपका रायपुर षड्यंत्र केस में देखिए आप क्या करते थे, इन लोग बम बनाते थे। अब बम बना के कहीं टेस्टिंग करें कि भाई बम अच्छे से फूटा, जो उनको चाहिए कि हाँ बम इतना बड़ा जोर से फूटेगा, इतने लोगों को नुकसान करेगा, तो वो टेस्ट करते थे। तो टेस्ट कहाँ करते थे, बम का परीक्षण कहाँ करते थे? ईदगाह मैदान, ये रायपुर में है, और रावण भाटा मैदान। अब यहाँ पे अभी आजकल रावण जलता है, ठीक है, तो रावण भाटा मैदान। अब जब ये परीक्षण करने जाते थे तो इनके साथ और कौन कौन जाते थे? श्याम सुंदर अग्रवाल और गोपाल राम, तो ये इनके साथ जाते थे। तो ये भी पूछ सकता है कि जब ये बम टेस्टिंग करने जाते थे और कौन कौन इनके साथ जाते थे परशुराम सोनी के, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक बार मस्त ये आपका रावण भाटा मैदान के पास बम की टेस्टिंग कर रहे थे, और वहीं पास से आरकेसी के प्रिंसिपल स्मिथ जा रहे थे, स्मिथ पियर्स जा रहे थे। अब जब स्मिथ पियर्स जाते गलती से उनके कार के पास ही बम फूट जाता है। अब स्मिथ पियर्स को पता चल जाता है, आरकेसी के प्रिंसिपल है, वो तो अंग्रेज है, और वो जाके क्या करते हैं, वह पुलिस को विस्फोट की सूचना दे देते हैं, ठीक है। अब पुलिस भैया खोज करेगी और इनको अरेस्ट करेगी। कुछ और चीज है कि इन लोग कहाँ पे बैठक स्थल, मतलब कहाँ पे इन लोग पूरा प्लानिंग करते हैं कि भैया हाँ आज हम लोग को बम बनाना है, यहाँ से ये करना है, गिरिराज लोहार उनको परीक्षण दे रहा है। तो वो जो स्थल था ये मालवीय रोड का ओरिएंटल होटल है, आज भी होटल स्थित वहाँ पे है, ठीक है, मालवीय रोड में ओरिएंटल होटल है। अच्छा, उस बैठक में कौन कौन शामिल थे, ये आपको नेताओं का नाम कंठस्थ जानना चाहिए। कौन कौन है भैया क्रांतिकारी नेता? कुंज बिहारी चौबे, सुधीर मुखर्जी, क्रांति कुमार भारती, रणवीर सिंह शास्त्री और डॉक्टर सूर। रणवीर सिंह शास्त्री का नाम आगे भी आएगा, रणवीर सिंह शास्त्री का, इन्होंने विद्यार्थी जुलूस निकाला था रणवीर सिंह शास्त्री में, तो रणवीर सिंह शास्त्री का नाम आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सब नेताओं के नाम भी आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे। अब मुखबिर मतलब इन लोग के बारे में कौन बनाया कि हाँ इन लोग बम बना रहे थे, क्योंकि ना मुखबिर आएगा एक शिवनंदन जो परशुराम सोनी को फंसा देगा। तो मुखबिर कौन है? परशुराम सोनी। और परशुराम सोनी को अरेस्ट कौन किया था? तो इंस्पेक्टर नरेंद्र सिन्हा ने परशुराम सोनी को गिरफ्तार किया था। और पुलिस के सरकारी गवाह कौन कौन बने थे? तो ये शिवनंदन और समर सिंह वही है। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, समर सिंह ने ही इनको पहले पैसा दिया है। देखिए समर सिंह, बहादुर और गोवर्धन ने अपने जेब का खर्च निकाल परशुराम सोनी को पैसा दिया था। तो इन्हीं को पुलिस क्या बना देती है? सरकारी गवाह बन जाती है, ठीक है, बना देती है, ठीक है। रायपुर षड्यंत्र केस के मामले में परशुराम सोनी को 7 साल की जेल और गिरिराज लोहार को 8 साल की जेल। क्यों? क्योंकि वो परीक्षण दे रहे थे बम बनाने का, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं दुर्ग में आगजनी की घटना। दुर्ग के क्या कोर्ट में लगा देंगे आग, ठीक है। दुर्ग में कचहरी में आग 28 अगस्त 1942 को रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल। आप बोलेगा कि क्वेश्चन आ सकता है कि कौन दुर्ग में आग लगाता है? तो रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल दुर्ग के जिला कचहरी में लगा देते हैं आग। और उनके सहयोगी कौन है? सहयोगी है मोतीलाल श्रीवास्तव। देखिए रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल तो आपको याद करना है, लेकिन अगर क्वेश्चन कठिन करेगा तो मोतीलाल श्रीवास्तव को दे देगा। सब रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल याद करके रखते हैं, लेकिन मोतीलाल श्रीवास्तव को कोई याद नहीं रखता है, ठीक है। पुलिस ने रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया था, फिर सबूतों के अभाव में उनको छोड़ना पड़ गया। फिर उससे पहले 21 अगस्त 1942 को रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल ने दुर्ग के टेलीफोन तार भी काटा था। ये सब योग क्यों कर रहे हैं? उन लोग अंग्रेजों को परेशान कर रहे हैं कि तुम लोग जाओ यहाँ से, अब बहुत हो गया, ठीक है। तो रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल का नाम भी आपको याद होना चाहिए कि उन्होंने क्या किया था। रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल में दुर्ग के नगर के टेलीफोन तार को काटा था और किसके दुर्ग जिला कचहरी पर आग लगाया था। और सहयोगी कौन थे? आपका मोतीलाल श्रीवास्तव। चलिए
एक और का है नगर पालिका भवन में आग, 5 सितंबर 1942 को आग लगा दी, किसमें? नगर पालिका भवन। फिर किसने? रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल ने और जसवंत सिंह ने के साथ मिलकर नगर पालिका भवन में आग लगा दी। तो देखिए रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल का नाम आएगा तो उनको आग लगाना पसंद था, सब कुछ को आग लगा देते थे, आग लगा दो, टेलीफोन का तार काट दो, ठीक है। चलिए अब हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए इतना फोर्स क्यों करता हूं, देखिए ये क्वेश्चन कितने बार आ चुका है, सीजीपीएससी, पटवारी में, हॉर्टिकल्चर में। वही रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक कौन थे? तो कौन थे प्रमुख नायक भैया? परसराम सोनी, भगत सिंह कहते हैं इनको छत्तीसगढ़ का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सीजी पटवारी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूर्व घटित रायपुर षड्यंत्र केस में विस्फोटक बनाने की प्रशिक्षण देने वाले कौन थे? तो कौन थे भैया? गिरिलाल लोहार थे, ये प्रशिक्षण दे रहे थे कैसे बम बनाना है, क्या करना है। तो ये हो गए गिरिलाल लोहार। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके साथ छत्तीसगढ़ के परसराम सोनी जी का नाम जोड़ा जाता है? तो भैया रायपुर षड्यंत्र केस, रायपुर षड्यंत्र केस का ऑप्शन है? नहीं, अच्छा ये हाँ रिवॉल्वर भी बनाए थे, नेबम बम भी बनाए थे, बुलेट भी बनाए थे, धुआं भी बनाए थे, सब कुछ। तो देखिए सीजीपीएससी रजिस्ट्रार में आया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं इनमें से कौन 1942 के रायपुर डायनामाइट षड्यंत्र से संबंधित है? तो कौन है भैया, कौन है? नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जय नारायण पांडे, जय नारायण पांडे। कैसे मरेगा तो नारायण के पास चल जाएगा, तो जय नारायण पांडे, ठीक है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस घटना में इस राज्य के ईश्वरी चंद्र शुक्ल को जोड़ा जाता है? कैसे होता है? मरेगा तो कहाँ? ईश्वर के पास चल जाएगा। जो ईश्वर कौन है? नारायण, तो जय नारायण पांडे। तो ईश्वरी चंद्र शुक्ल क्या है आपका? रायपुर डायनामाइट केस। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे अब यह है सुमिलित कीजिए, सुमिलित कीजिए। रायपुर षड्यंत्र केस का कौन है भैया? ए का 4, ए का हो जाएगा 4, परसराम सोनी। रायपुर डायनामाइट केस का क्या क्या लेंगे आप? रायपुर डायनामाइट केस का ईश्वरी चंद्र शुक्ल, ठीक है। रायपुर दुर्ग जिला न्यायालय में आगजनी की ये सी का 2, रघुनंदन प्रसाद सिंगरौल। रायपुर छात्रों का जुलूस आपका रणवीर सिंह शास्त्री, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। कल मैं लेके आऊंगा छत्तीसगढ़ का जंगल सत्याग्रह, एक ही 10 मिनट में आपको पूरा जंगल सत्याग्रह याद करा दूंगा और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। आप जरूर कमेंट में बताइए कि आपको मेरा ये मेहनत कैसा लग रहा है, और जरूर आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।